नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दूध की कीमतों में कटौती को लेकर धरना। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति द्वारा रमेश डाकोडगी का सम्मान कार्यक्रम। आईएमडी ने कर्नाटक के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। सीएम द्वारा जोशी को आतंकवादी कहने पर वाक युद्ध शुरू। कृष्णलाल पवार ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, अब हरियाणा से सियासी सफर की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी से मिली दिल्ली की सीएम आतिशी, मुलाकात के बाद जाने क्या बोली। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के जनवाड़ा सर्कल में रहे दूध डेयरी के सम्मुख कलबुर्गी, बीदर और यादगीर के दूध उत्पादन संघ द्वारा धरना। किसानों ने कहा, राज्य सरकार पिछले 1 साल में दूध की कीमत में 9 रुपए की कटौती की है, जो किसान पर एक बोझ बना हुआ है। इस कटौती को लेकर किसानों ने धरना दिया है। इस अवसर पर संघ के कार्याध्यक्ष श्रीमंत बिरादर ने मीडिया से बात करते हुए विस्तार से बताया कि किसानों को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ये जो हमारे बीदर जिले में किसान लोग जो दूध का व्यवसाय करते, एक किसान खेती के साथ साथ दूध का व्यवसाय हर एक किसान करता है। क्यों इसको जोड़ धंधा बोलते हैं। किसानी के साथ दूध का व्यवसाय करने से आदमी को आर्थिक दृष्टि से किसान सुदृढ़ बनता है। इसके वास्ते ये किसानी के साथ साथ दूध व्यवसाय करते हमारे बीदर जिले में। ये आज तक जो दूध का जो रेट था वो 1 साल के अंदर अंदर दूध के जो रहे सो रेट में 9 रुपए रेट कम हुआ। ये कौन सा न्याय है। एक माचिस की डब्बी लेते दुकान में, वो तो उधार देता नहीं, फिर कम भी देता नहीं, फिर किसान का जो दूध का रेट जो कम करते, ये कौन सा न्याय है ये सरकार के पास। तो इसका मतलब क्या है, किसानों को क्या रेट दिए तो भी चलता है बोलने का मतलब है। वैसा नहीं चलता। किसान का जो भी उत्पादन है उससे आपका पेट भरता है। सरकार हो या अधिकारी हो, अधिकारियों का तो बहुत पगार है, पगार तो कम कभी नहीं होता। 5 रुपए तो बढ़ते ही रहता, कम तो नहीं होता। तो किसान का क्यों बढ़ता, क्यों कम होता। इसी के वास्ते कर्नाटक दलित संघर्ष समिति द्वारा रमेश डाकोडगी को कल्याण कर्नाटक के आयोजन समन्वयक रूप में नियुक्त किए जाने के पर बीदर जिला दलित संघर्ष समिति द्वारा आज सम्मान कार्यक्रम आंदूर के धम्मा दर्शन भूमि वैशाली नगर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर रमेश डाकोडगी का स्वागत कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर बसवराज माडगी, बाबूराव पासवान, राजकुमार बन्नी और रमेश मदकनल्ली सहित अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर रमेश डाकोडगी ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। समिति की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो 1956 में बौद्ध धम्म का दीक्षा लेके 68 साल होने के आज की 14 अक्टूबर के दिन एक धम्म दीक्षा दिनाचरण कार्यक्रम और तुमकुर में जो 5-6 तारीख को डीएसएस के स्टेट जनरल बॉडी जो कॉन्फ्रेंस हुए महाधिवेशन, वहाँ पे मावली शंकर जो राज्य चीफ एग्जीक्यूटिव कन्वीनर है उनकी अध्यक्षता में 2 दिन संपन्न समावेश हुआ। उस समावेश में नए पदाधिकारी स्टेट कमेटी को चुनाया गया। उसमें कल्याण कर्नाटक भाग से मुझे स्टेट कमेटी में ऑर्गेनाइजिंग कन्वीनर जो पोस्ट है उनमें काम करने का जो जिम्मेदारी राज्य समिति दिया है, उसके एक छोटा अभिनंदन समारोह आज रखा है। इसमें हमारे बीदर जिले के जो सोशी समाज मूवमेंट के हमारे सीनियर नेता बसवराज माड़गे साहब है और हमारे डीएसएस के लीडर्स बाबूराव पासवान है, हमारा राजकुमार बन्नी है, रमेश मंदुकनल्ली है और हमारा अरुण पटेल, ऐसे सीनियर लोग मौजूद हुए। उसको भी मैं अभिनंदन देता हूँ। आज जो तुमकुर में समावेश हुआ उस समावेश में
एक बहुत इम्पोर्टेंट जो निर्णय लिया है, उसमें पहला निर्णय है जो 30-35 साल से कर्नाटक में और साउथ इंडिया देश में जो इंटरनल रिजर्वेशन की जो संघर्ष चल रहे, उस रिजर्वेशन इमीडिएट लागू करने के लिए हम सरकार को एक सिफारिश किया है। और दूसरा जो कांतराज वर्दी है, जाति जनगणना की वर्दी जो खुला करना और पूरे कर्नाटक के पिछड़े समाज और दलित समाज को सामाजिक न्याय। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार राज्य के। भारतीय मौसम विभाग ने अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून 2 दिन में कर्नाटक से वापस चला जाएगा, जबकि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में उत्तर पूर्वी मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। पूर्वोत्तर मानसून के आगमन के साथ ही आईएमडी ने 16 और 17 अक्टूबर के लिए दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें व्यापक भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया है। ये जिले हैं बेंगलुरु शहरी, तुमकुर, चिकबल्लापुरा, कोलार, रामनगर, मैसूर, मांड्या, हसन और कोडगु। 14 से 18 अक्टूबर तक तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि राज्य के कई स्थानों पर व्यापक रूप से भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसके बाद वर्षा में धीरे धीरे कमी आएगी। यह पूर्वानुमान 12 अक्टूबर को पूर्वी अरब सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव प्रणाली बनने के बाद आया है। आईएमडी के वैज्ञानिक CS पाटिल ने कहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूदा मौसम प्रणालियां पूर्वोत्तर मानसून के आगमन के लिए अनुकूल हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा रविवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री और धारवाड़ के सांसद प्रहलाद जोशी को आतंकवादी कहने के बाद वाक युद्ध शुरू हो गया है। जोशी की हालिया टिप्पणी की कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन करती है, पर एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि जोशी खुद एक आतंकवादी है। जोशी 2022 में ओल्ड हुबली में हुई हिंसा की घटना में आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। हुबली हवाई अड्डे पर बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट उप समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा ऐसी समितियां भाजपा के कार्यकाल में भी थी। हुबली दंगा मामले को झूठा माना गया है और वापस ले लिया गया है, लेकिन अदालत के समक्ष निर्णय प्रस्तुत करने के बाद ही मामला वापस लेना संभव है। सिद्धरामैया ने बताया कि भाजपा सदस्यों के खिलाफ भी इसी तरह से मामले वापस लिए गए हैं। सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जोशी ने कहा कि सिद्धरामैया अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उन्हें जल्द ही इलाज करवाना चाहिए। जोशी ने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया इस बात से हताश हैं कि वे सत्ता खो सकते हैं, इसीलिए वे तरह तरह की बातें कह रहे हैं। जोशी ने कहा, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण और वाल्मीकि एसटी विकास निगम घोटाले यह सुनिश्चित करेंगे कि सिद्धरामैया अपना मुख्यमंत्री पद खो देंगे। वह सत्ता खोने के डर से परेशान हैं और निराश हैं। जोशी ने कहा कि राजनीति में सत्ता आती जाती रहती है, इसी हताशा में सीएम ओछे बयान दे रहे हैं। मुडा घोटाले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम को फटकार लगाई है और वे इससे बच नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा उन पर इस्तीफा देने का दबाव भी है। इस सभी मुद्दों की वजह से सिद्धरामैया अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा एमएलसी सीपी योगेश्वर भाजपा और जेडीएस दोनों के लिए दो धारी तलवार बन गए हैं, क्योंकि वे चन्नपटना उपचुनाव में उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते।
जिसके लिए चुनाव आयोग जल्द ही तारीख की घोषणा कर सकता है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने योगेश्वर को एनडीए उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अभिनेता से राजनेता बने योगेश्वर ने भाजपा आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठित करना जारी रखा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने रविवार को कहा, हमने एनडीए नेतृत्व को पहले ही बता दिया है कि अगर योगेश्वर एनडीए के उम्मीदवार होते हैं तो यह अच्छा रहेगा। हमने कुमारस्वामी से भी बात की है क्योंकि उनका फैसला अहम है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड, जिसमें हमारी सहयोगी जेडीएस भी शामिल है, अंतिम फैसला लेगा। उपचुनाव की घोषणा होने के बाद हम केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे और उनसे योगेश्वर को उम्मीदवार बनाने की अपील करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। बीजेपी नेता और हरियाणा के नवनिर्वाचित विधायक कृष्णलाल पंवार ने सोमवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। कृष्णलाल ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भेंट की और राज्यसभा से अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। कृष्णलाल ने कहा है कि वह इसराना से विधायक चुने जाने के बाद हरियाणा में नई पारी शुरू कर रहे हैं। बता दें कि उनका नाम हरियाणा के संभावित मंत्रियों में भी लिया जा रहा है। वह बीजेपी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इस संबंध में उपराष्ट्रपति ने एक्स पर कहा, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य कृष्णलाल पंवार का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है और इसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पाया है। कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे से राज्यसभा में हरियाणा से एक सीट रिक्त हो जाएगी। वहीं कृष्णलाल ने एक्स पर सभापति से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, नई दिल्ली में माननीय सभापति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा सौंपा और इसराना के विधायक के रूप में जनसेवा के अपने नए कर्तव्य की ओर कदम बढ़ाएं। नई पारी की शुरुआत के लिए सभी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उन्होंने आगे कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी व प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से इसराना को एक बेहतर और विकसित क्षेत्र बनाने के लिए कृत संकल्पित हूं। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम आतिशी ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पीएम मोदी और दिल्ली की सीएम आतिशी की मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की गई है। बता दें कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली की सीएम चुना गया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से आज मुलाकात हुई। मैं हमारी राजधानी के कल्याण और प्रगति के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पूर्ण सहयोग की आशा करती हूं। बता दें कि दिल्ली की सीएम बनने के बाद आतिशी ने पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात की है, इसीलिए इस मुलाकात को और भी अहम माना जा रहा है। हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। जेल से बाहर आने के बाद जनता की अदालत में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। जान गंवाने वालों में 4 पीएसआईटी प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र छात्रा हैं और एक ड्राइवर है। यह दर्दनाक हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सुबह लगभग 8:30 बजे हुआ। घटना की वजह भौंती बाईपास की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर बताई जा रही है। इस दर्दनाक घटना में मरने वालों में 2 छात्र और ड्राइवर हैं। कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सभी के शव कार से निकाले गए हैं और छत काटकर सभी शवों को बाहर निकाला गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार आगे चल रहे दूसरे ट्रक से जा टकराई। हादसे का शिकार हुई कार दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जा रही थी। अनियंत्रित ट्रक ने कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार आगे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पहली टक्कर में कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ तो दूसरी टक्कर में अगले हिस्से के परकच्चे उड़ गए। जिस ट्रक से कार बाद में टकराई वह खराब हो चुका था और हाईवे पर खड़ा था।
एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद आनन फानन में उसे हवा में ही दिल्ली के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट को जल्द ही IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करवाया गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस के मुताबिक बम की धमकी मिलने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट जो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, उसको सुरक्षा कारणों की वजह से दिल्ली में डाइवर्ट किया गया। विमान फिलहाल IGI एयरपोर्ट पर है। इस फ्लाइट में कुल 249 यात्री सवार थे। फ्लाइट से सभी यात्रियों और फ्लाइट क्रू को उतार दिया गया है और विमान की तलाशी की जा रही है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार ये धमकी ट्वीट के माध्यम से दी गई है। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बम स्क्वाड की टीम भी मौजूद है। एयर इंडिया की फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट के आइसोलेशन रनवे पर विमान को पार्क कर दिया गया है। फ्लाइट की तलाशी ली जा रही है। इसे लेकर एयर इंडिया ने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया है। दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने कोकेन तस्करी की बड़ी खेप पकड़ दी है। एक संयुक्त अभियान के तहत दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस की टीम ने रविवार को 5,000 करोड़ रुपए मूल्य की 518 किलोग्राम कोकेन बरामद की। पुलिस का संयुक्त अभियान गुजरात के अंकलेश्वर में चलाया गया। इसके साथ ही दिल्ली और गुजरात में एक पखवाड़े के भीतर 13,000 करोड़ रुपए मूल्य की 1,289 कोकेन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक थाईलैंड मारिजुआना जब्त की गई है। इससे पहले 1 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को भी अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया था। दरअसल रविवार 13 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने अंकलेश्वर में एक दवा कंपनी में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 518 किलोग्राम कोकेन बरामद की गई। इस कोकेन की कीमत 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस की टीमों ने बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की खेप पकड़ी थी। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका में भारी बारिश के कारण हालात भयावह हो गए हैं। बाढ़ की वजह से सोमवार को राजधानी कोलंबो और उपनगरीय क्षेत्रों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार सप्ताह के अंत में हुई भारी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। घर, खेत, सड़कें, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ में 3 लोग डूब गए हैं, जबकि करीब 1,34,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने कहा है कि बारिश और बाढ़ से 240 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करीब 7,000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। पीड़ितों को बचाने, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नौसेना समेत सेना के जवानों को तैनात किया गया है। चीन और ताइवान के बीच किस तरह की खींचातान है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। इसी बीच चीन ने सोमवार को एक बार फिर ताइवान और उसके बाहरी द्वीपों के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है। चीन ने इस सैन्य अभ्यास को ताइवान की स्वतंत्रता के खिलाफ चेतावनी बताया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह अभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते के बीजिंग की उन मांगों को मानने से इनकार करने की प्रतिक्रिया है कि ताइवान खुद को कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के तहत चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इन अभ्यासों को उकसावा बताया और कहा कि उसकी सेना जवाब देने के लिए तैयार है। चीन के पूर्वी थिएटर कमान के प्रवक्ता नेवी सीनियर कप्तान श्री लीशी ने कहा कि अभ्यासों में नौसेना, वायुसेना, मिसाइल कोर ने भाग लिया है। ली ने एक बयान में कहा, यह लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। दूध की कीमतों में कटौती को लेकर धरना। कर्नाटक दलित घर समिति द्वारा रमेश डाकोडगी का सम्मान कार्यक्रम। IMD ने कर्नाटक के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। सीएम द्वारा जोशी को आतंकवादी कहने पर वाक युद्ध शुरू। कृष्णलाल पवार ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, अब हरियाणा से सियासी सफर की शुरुआत करें। पीएम मोदी से मिली दिल्ली की सीएम मातोश्री, मुलाकात के बाद जाने क्या बोला।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।